आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा स्लो ले जाऊंगा। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आपको एक तरह का इक्वेशन देता है जिस इक्वेशन से आप ये सेंस बना सकते हैं कि करंट एग्जैक्टली है क्या, और साथ ही साथ ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा और उसका मतलब क्या निकल के आएगा। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। देखिए, करंट को जो कंट्रीब्यूट करता है, एक कंडक्टर की अगर बात करें तो ये एक कंडक्टर है, करंट को जो कंट्रीब्यूट करता है उसके पीछे जो काम करता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वी डोंट केयर। तो चलिए एटम मान के चलते हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे और उन्हीं के बीचों बीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर मान ले बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे हम एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ेंगे नहीं, अभी नहीं जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे। फिलहाल तो देख ले कि ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रेस्ट में हैं? नहीं। इस कंडक्टर में एक टेम्परेचर है, इसका अपना एक टेम्परेचर होगा, अपना टेम्परेचर होगा इन द सेंस, चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, अगर ये 27 डिग्री सेल्सियस में भी हुआ तो केल्विन स्केल में देखें तो ये लगभग 300 केल्विन होता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर माना जाता है। तो इस टेम्परेचर में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसके जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो या फिर यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके पास एनर्जी रहेगा। अब इस एनर्जी के कारण जो एटम्स हैं, ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं, कुछ इस तरह से एटम्स वाइब्रेट करते हैं अपने मेन पोजीशन पे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली इधर उधर मूव करने लगता है। इसके पास रैंडम वेलोसिटी रहता है, कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है वेलोसिटी का, रैंडम डायरेक्शन में ये मूव करता है। और ये जो मूव करता है, मूव करते हुए ये किसी एक समय में जाके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कोलाइड कर जाता है किसी एटम के साथ, और वो एटम उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। फिगर में देखें तो मान ले ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे मूव कर रहा था, और मूव करते हुए यहाँ पर एक एटम के साथ जाके टकराया और इस एटम ने इसे अब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ से जहाँ से ये मूव करना शुरू करता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो इसे अब्जॉर्ब कर लेगा, ये एंड पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट, यहाँ तक के टाइम को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम यूज़ करेंगे आगे। इसे रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम होगा जहाँ से ये मूव करना शुरू करता है, वहाँ से लेके जब तक इसे कोई ना कोई एक एटम इसे अब्जॉर्ब कर ले, तो इस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो अब्जॉर्ब्ड हो गया। अब क्या होगा, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन समय के साथ साथ कम होते जाएगा? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल ये, इसे किसी ने अब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे भी कोई ना कोई अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे भी कोई अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऐसा चलते रहे तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ये अब्जॉर्ब कर लेता है तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन था जिसे कि इसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो इस रीजन में इसके सराउंडिंग्स और भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है जो कि कम था, इसने इसे अब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो जो कम था अब बढ़ चुका है। तो अब थोड़ा भी एनर्जी अगर बाहर से आता है, कोई थर्मल एनर्जी आता है, मान ले कोई फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट करता है, तो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके यही जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अब्जॉर्ब हो चुका था, या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मायने नहीं रखता है, यहाँ पर और भी वैलेंस सेल में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को, इस थर्मल एनर्जी को आप कह सकते हैं, इस फोटोन को अब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हो जाता है तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था इसके पास कुछ एक वेलोसिटी था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लेते हैं v वेलोसिटी था। जैसे ही इसने अब्जॉर्ब कर लिया तो इसका वेलोसिटी जो है ये 0 बन जाता है।
अब यहाँ पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये फिर से मूव करना शुरू करता है और इसका जो वेलोसिटी होता है ये एक रैंडम वेलोसिटी होता है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। सो ये एक रैंडम वेलोसिटी होता है। तो ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो अभी क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ किया है फॉर कन्वीनियंस। बहुत ज़्यादा भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चारों फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटीज़ हैं ये तो रैंडम वेलोसिटीज़ है। देखिए, ना तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा ना ही डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज़ हैं इन्हें नाम दे देते हैं। सो इनिशियली ये u1 और u2 इसी तरह से u3 और u4 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सारे रैंडम वेलोसिटीज़ हैं। अब चूंकि ये सारे वेलोसिटीज़ रैंडम है, बिल्कुल रैंडम, तो यहाँ बड़ा ही ऑब्वियस है कि सारे जो वेलोसिटीज़ हैं इनको अगर आप सम करते हैं, वेक्टर सम अगर परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। यही तो मैजिक है रैंडमनेस का। सो रैंडम वेलोसिटी इधर उधर चारों तरफ एक डायरेक्शन में, इधर उधर के डायरेक्शन में रैंडम मैग्नीट्यूड से अगर मूव करे तो फाइनली आपको वहाँ 0 मिलने वाला है। क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई सर्टेन डायरेक्शन में ड्रॉ करे, तो इसीलिए इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ अफिनिटी नहीं होता है। देखिए, अगर आप इस कंडक्टर को देखते हैं, क्या कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है? नहीं, सर्टेन डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। थर्मल एनर्जी के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण ये रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहा। तो कोई भी डायरेक्शन जो है उसका ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। ना तो इस डायरेक्शन का ज़्यादा प्रायोरिटी है, ना ही इस डायरेक्शन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, ना ही ऊपर के डायरेक्शन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, ना ही नीचे के डायरेक्शन का प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसीलिए ना तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना ही इस सर्टेन डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो नेट रिजल्ट जो होना चाहिए, नेट रिजल्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि समेशन ऑफ यू जो है ये बराबर होना चाहिए 0 के। इसी को अगर थोड़ा आसान शब्दों में लिखें तो हम कहेंगे ये होगा u1 प्लस u2 एज वेक्टर मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि एज स्केलर ये सम 0 नहीं होगा, क्योंकि सारे नॉन ज़ीरो वैल्यूज होंगे, मैग्नीट्यूड तो नॉन ज़ीरो है। सो एज वेक्टर अगर इनको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे ये जो रिजल्ट होगा ये 0 होगा। सो ये कब दिख रहा हमें? थर्मल एजिटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। यहीं पर अगर मान ले ये थर्मल एजिटेशन तो रहेगा ही, एग्जिस्ट करेगा ही, इसी के साथ साथ अगर हम इसी कंडक्टर को अब जोड़ देते हैं एक्सटर्नल एजेंट के साथ, मतलब कि एक बैटरी के साथ हम जोड़ देते हैं। सो एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, तो जैसे ही हम बैटरी के साथ इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा क्या? देखिए, ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में बनेगा तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ पर और यहाँ पर, जो वेलोसिटीज़ था, जो रैंडम वेलोसिटीज़ था वो कुछ ऐसा था। ये u1 था कुछ ऐसा, आप पिछला वाला फिगर देख ले, ये u2 था और ये u3 था और ये u4 था। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम देखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, फ्री इलेक्ट्रॉन को। इसे जो था पहुँचना था यहाँ पर, इसे पहुँचना चाहिए था, इस वाले को पहुँचना चाहिए था यहाँ पर, इस वाले को पहुँचना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया। इसके कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा। रैंडम वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर ही रहा, साथ ही साथ यहाँ पर एक फोर्स भी अप्लाई होगा। तो फोर्स जो अप्लाई होगा, इस फोर्स के कारण देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँच के थोड़ा इधर शिफ्ट होके पहुँचेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इसे इस डायरेक्शन पे। उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ ना पहुँच के उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ यहाँ पहुँचेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ना पहुँच के, ये वाला जो यहाँ पहुँचा था वहाँ ना पहुँच के अब थोड़ा शिफ्ट करके पहुँचेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँच के अब यहाँ पर पहुँचेगा। तो देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब भी जो वेलोसिटी है ये रैंडम है। अब भी अगर आप देखिए वेलोसिटीज आपको रैंडम जैसा ही दिखेगा, लेकिन एक अफिनिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। किस डायरेक्शन में? बाईं तरफ जाने का एक एफिनिटी रहेगा, क्योंकि इन पे बाईं तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है।
यहाँ ना पहुँच के ये यहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ा बाईं तरफ पहुँचेगा, यहाँ ना पहुँच के ये थोड़ा बाईं तरफ पहुँचेगा, यहाँ ना पहुँच के थोड़ा बाईं तरफ यहाँ ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ ना पहुँच के ये यहाँ पहुँचेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली हमें दिख रहा है, रैंडम मोशन है, लेकिन इसमें एक ड्रिफ्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये जो ड्रिफ्ट है, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करता है, उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चूंकि ये वेलोसिटी है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसे डिनोट करते हैं हम वी से। तो मैं पहले यहाँ पर आपको इक्वेशन बता देता हूँ कि किस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करता है और आगे चल के हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये होता है नेगेटिव ई एलिमेंट्री चार्ज है, नेगेटिव ई इंटू कैपिटल ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो कैपिटल ई है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम इज मास ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। यहाँ पर टाउ जो है ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ पर देखें नेगेटिव साइन जो अपीयर कर रहा, क्यों कर रहा? क्योंकि वेलोसिटी जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसका जो ड्रिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब हमें क्या करना होगा? इसे डिराइव करना होगा। इसे डिराइव करने के लिए देखें हम क्या करेंगे। हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो ये है, हमें यहाँ तक पहुँचना है तो इसके लिए बहुत सारे और भी टर्म्स आने वाले हैं। जैसे कि एक कॉमन सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ जो कि हमारे दिमाग में आता है, आना भी चाहिए नॉर्मली, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। तो इन फोर्सेस के कारण जो भी फोर्स अप्लाई होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स में, मान ले एफ फोर्स अप्लाई हो रहा, तो इस फोर्स के कारण इस पे तो एक एक्सीलरेशन क्रिएट होना चाहिए। तो अगर ये एक्सीलरेशन यहाँ पर क्रिएट होगा तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा? हमें तो यहाँ पर ड्रिफ्ट एक्सीलरेशन कहना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सीलरेटेड होने चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें होता क्या है, जैसे कि हमने बात किया था यहाँ कलिजन का, इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से शुरू होता है फ्री इलेक्ट्रॉन और कहीं पर एक एटम में जाके वो अब्जॉर्ब्ड हो जाता है, फिर एक नया इलेक्ट्रॉन वहाँ से शुरू होता है या किसी और जगह से शुरू होता है। ये सारे बहुत रैंडम चीज़ें हैं, इन्हें प्रेडिक्ट करना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये क्वांटम मैकेनिक्स भी हमें यही बताता है कि इन सारे चीज़ों को हम एग्जैक्टली कहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा और एग्जैक्टली कब जाके इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब हो जाएगा ये बताना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बड़ा सा सैंपल हुआ तो वहाँ पर हम उसका जो एवरेज है उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों पे अभी बात नहीं करेंगे, फिलहाल तो मुद्दा ये है कि एक्सीलरेशन की जगह हम वेलोसिटी क्यों यूज़ करते हैं। उसके लिए देखें, मान ले कि एक रोड है, कुछ ऐसा, आपके पास एक कार है, आप कार ड्राइव करके चल रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आपका कार है, आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी रुकावट ना हो, कहीं भी आपको रुकना नहीं है, तो होगा क्या? आप एक्सीलरेटर दबाएंगे और आपका कार जो है ये एक्सीलरेटेड हो जाएगा। तो ये जो आपका कार है ये एक्सीलरेटेड होगा इस तरह से और ऐसे आगे बढ़ेगा। तो कार के मोशन में अब जो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होगा, आप सीधे यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए एक सर्टेन एक्सीलरेशन के साथ। मान लेते हैं जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 मीटर है। लेकिन सिनेरियो अगर थोड़ा बदल जाए, कैसा सिनेरियो? अब मान ले कि हर 10 मीटर में आपको रुकना है, हर 10 मीटर में मान लेते हैं कि सिग्नल है और हर बार आपको रेड सिग्नल मिल रहा है, तो आप यहाँ भी रुकेंगे, यहाँ भी रुकेंगे, हर 10 मीटर में आपको रुकना है। इस तरह से आप अगर 1 किलोमीटर तक चले तो क्या एक्सीलरेशन यहाँ मायने रखेगा या फिर आपके लिए एक टर्म यहाँ पर बनेगा जो कि होगा वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का। तो आप मान ले यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो आप चलना शुरू करते हैं, आप एक्सीलरेट करते हैं, यहाँ से एक्सीलरेट करते हैं और यहाँ आके रुकते हैं, फिर आप एक्सीलरेट करते हैं, यहाँ आके रुकते हैं, फिर एक्सीलरेट करते हैं, यहाँ आके रुकते हैं, फिर यहाँ आके रुकते हैं। एक्सीलरेशन है, कुछ एक
पीरियड के लिए आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, फिर आपको रुकना पड़ रहा है, फिर आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, आपको रुकना पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में देखिए, मान ले आपका एक्सीलरेशन a है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। हर 10 मीटर में आपको रुकना है। तो मान ले यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लगा ये 2 सेकंड का टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका एक एवरेज वेलोसिटी है। सो एवरेज वेलोसिटी जो है आप कह सकते हैं, यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, वो है 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी वाला टर्म आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान ले आपसे पूछ लिया जाता कि 30 मीटर चलने में आपको कितना समय लगेगा, तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ से एक्सीलरेट कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, 2 सेकंड लगा। फिर यहाँ से एक्सीलरेट करके यहाँ तक पहुँचे आप, 2 सेकंड लगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 सेकंड लगा, तो टोटल 6 सेकंड्स लग गए। अगर यहाँ पर आपने एवरेज वेलोसिटी पता लगा लिया, एवरेज वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर चलने में आपको 2 सेकंड लगता है। फिर आप शुरुआत करते हैं, प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फिर 10 मीटर चलने में आपको फिर 2 सेकंड लगेगा, फिर 10 मीटर चलने में फिर 2 सेकंड लगेगा, तो टोटल 6 सेकंड लग गया। कहाँ तक पहुँचने में? 30 मीटर तक पहुँचने में। तो अब ये जो 5 मीटर पर सेकंड जो एवरेज वेलोसिटी है आपका, ये अब आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि 30 मीटर चलने में आपको कितना समय लगेगा? देखिए 6 सेकंड लग रहा। आप इस एवरेज वेलोसिटी से भी पता लगा सकते हैं। 30 मीटर चलने में 5 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी से आपको समय लग जाएगा 6 सेकंड। हाँ, अगर कहा जाए 35 मीटर 35 मीटर चलने में, 35 मीटर चलने में आपको कितना समय लगेगा, तब एक एरर आएगा यहाँ पर। अगर आप इतना प्रोफिशिएंट हैं इन सारे चीज़ों में तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एरर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस तरह के लॉन्ग टर्म में और एक लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो जो एरर है, जो उसका परसेंटेज है, वो बहुत कम होगा। और साथ ही साथ ये कंप्यूटेशनल ईज देता है, ये आसानी देता है हमें। सो ये ईज के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो वाले प्रोसेस को। तो जैसे कि हमने बात किया और जितना हमें समझ में आया अभी, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ऐसा स्थिति अगर हो कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सीलरेटेड हो रहा रुक रहा, फिर एक्सीलरेटेड हो रहा रुक रहा, फिर एक्सीलरेटेड हो रहा रुक रहा, तो इस प्रोसेस में एक्सीलरेशन कितना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, क्योंकि उससे हम सारी चीज़ें कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ जो है देखिए, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसा नहीं कि एक बहुत ही लंबे समय के लिए एक्सीलरेटेड होगा, यहाँ से वो चलना शुरू करेगा और बिल्कुल इस एंड तक पहुँच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत बार रुकेगा, बहुत बार इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ये एटम्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर नया फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर उसे यहाँ पर कोई अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर यहाँ से कोई बाहर निकलेगा, कुछ दूर चलेगा, फिर उसे अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता है। तो आप अगर यहाँ कंप्यूट करें तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एवरेज वेलोसिटी होता है, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, जितना कॉन्सेप्ट हमने अभी एक्वायर किया है उस कॉन्सेप्ट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है इसे डिराइव कर लेते हैं। तो चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है इसे अब हम डिराइव कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका अगर सारे का इंडिविजुअल वेलोसिटीज़, रैंडम वेलोसिटीज़ जो है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, इन सब को अगर आप जोड़े तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो पहले इक्वेशन के तौर पे इसे लिख लेते हैं। तो u1 u2 इस तरह से जितने भी वेलोसिटीज़ हैं सबको अप टू un सबको अगर आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब जैसे कंडक्टर को एक्सटर्नल एजेंट दैट मीन बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसके अंदर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे लगेगा एक फोर्स। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसे सबसे पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स बनेगा, फोर्स जो अप्लाई होगा सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, सब पे बराबर फोर्स अप्लाई होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट द कंडक्टर ये कांस्टेंट है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका चार्जेस जो है सेम है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा ये होगा चार्ज
जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हम मानते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज E, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो है इसे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो है बड़ा ऑब्वियस है समझना यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस आप ऐसे भी समझ सकते हैं, उसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। वैसे अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव नेचर का चार्ज है उसके कारण आ रहा है। अब जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक्सेलरेशन एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ से अगर ये शुरू करेगा, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरे पाथ में ये एक्सेलरेटेड होगा। यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी दिखेगा, मान ले u, और यहाँ पर जो है इसका फाइनल वेलोसिटी दिखेगा। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जस्ट एब्जॉर्ब होने से पहले, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वैसे देखा जाए ये रिवॉल्व करेगा, लेकिन उस सेंस में नहीं, बल्कि फ्री मूवमेंट के सेंस में इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन के ठीक पहले इसका जो वेलोसिटी होगा ये मान लेते हैं v है। तो जो पहला पार्टिकल होगा, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसके लिए हम u1 मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v1, दूसरे के लिए u2 और v2। इस तरह से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा इस पूरे प्रोसेस में, ये एक्सेलरेशन जो है हम कह सकते हैं, ये जो एक्सेलरेशन होगा ये बराबर होगा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा फ्री इलेक्ट्रॉन पे, वो फोर्स डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो, ये m। सो यहाँ पर ये जो m अपीयर करेगा ये m होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इतना एक्सेलरेशन उस पर क्रिएट होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे वो अप्लाई होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। अब हम कैसा इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से देखिए सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर पहले वाले को कंसीडर करते हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u1 था, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हुआ, उस एक्सेलरेशन के कारण एक प्रोसेस में, एक पाथ में, इतना सा पाथ में उसका एक फाइनल वेलोसिटी बनेगा। कितनी देर तक ये मूवमेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम तक ये मूवमेंट होगा, फिर जाके वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं V1, चलिए दूसरा कलर यूज करते हैं। सो V1 जो कि पहला इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी होगा अब्जॉर्प्शन से ठीक पहले, ये V1 ये बराबर होना चाहिए U1 प्लस जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लेते हैं पहला का जो रिलैक्सेशन टाइम है, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कंसीडर कर रहे हैं उसका रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, उसी तरह से दूसरे का τ2, तीसरे का τ3, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि τ1 समय तक एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर a एक्सेलरेशन मिलेगा जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी u1 था, उसका फाइनल वेलोसिटी v1 होगा। यही तो इक्वेशन है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सो यहाँ से अगर हम इसके जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ और f के जगह ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए इक्वेशन क्या बनने वाला है। सो यहाँ से आगे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी जब अब्जॉर्ब हुआ उससे ठीक पहले का जो फ्री इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी होगा, पहला वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बराबर होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था, जो कि थर्मल एजिटेशन के कारण उसके पास था, प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए ये वाला वैल्यू पुट करें, इसके लिए जो f है उसका वैल्यू यहाँ से अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे ये होगा नेगेटिव E, कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से हम कहेंगे ये होगा नेगेटिव E डिवाइडेड बाय m। ये तो हो गया एक्सेलरेशन ये वाला, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे τ1 को। तो ये जो है v1, ये तो पहला फ्री इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी है, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो ये था। तो पूरे पाथ में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, पहला वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। क्या एवरेज वेलोसिटी को आप u1 या v1 कंसीडर करेंगे। देखिए एक पाथ है, जैसे कि आप जो कार वाला एग्जांपल हमने लिया था, वहां पर आप कार ड्राइव कर रहे थे, तो इस पूरे पाथ में, पूरे प्रोसेस में आप यहां से मूव करना शुरू करते हैं और यहां पर आके रुकते हैं। रुकने से ठीक पहले आपका फाइनल वेलोसिटी अगर v होता है और आप अगर चलना शुरू करते हैं u से, तो इस पूरे पाथ में अगर आपका जो एक्सीलरेशन है ये अगर कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो आप कह सकते हैं यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये होगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। यहां पर एनसीईआरटी फॉल्टर करता है।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहां पर v1 को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तौर पे, ये जो एवरेज, इसका जो एवरेज निकलेगा इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तौर पे कंसीडर कर लिया गया है। जो इलेक्ट्रॉन्स का कलिजन से या अब्सॉर्प्शन से पहले का, जस्ट पहले का जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एवरेज को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लिया गया है। ये एनसीईआरटी पे तो है ही, और एनसीईआरटी को कॉपी करने वाले बहुत सारे ऐसे भी किताब हैं जिन पे आपको ये मिल जाएगा। आप कोई ऑथेंटिकेटेड किताब अगर फॉलो करते हैं, एच.सी. वर्मा के कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अगर देख ले, या फिर डेविड ग्रिफिथ का अगर किताब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो किताब है उसे अगर आप फॉलो करते हैं, आई थिंक नाम उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, जो भी है वो जो किताब है, वैसे किताब अगर आप फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फॉल्ट कहाँ पर है। यहाँ पर ये जो है ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होगा पहला इलेक्ट्रॉन का, पहला फ्री इलेक्ट्रॉन का, ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए हमें u1 और v1 को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहां से अब हम कहेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एवरेज वेलोसिटी होगा u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे आपको सिर्फ पहले वाले फ्री इलेक्ट्रॉन का ही एवरेज वेलोसिटी नहीं बल्कि सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी दिखेगा। तो इसी तरह से हम ऐसे ही और भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि मान ले दूसरा वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका भी एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। कुछ ऐसे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था प्लस उसका जो फाइनल वेलोसिटी बनेगा डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जनरल टर्म के तौर पे कि v एवरेज ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू un प्लस vn डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके अगर एवरेज वेलोसिटी का एवरेज कंसीडर किया जाए तो वही तो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला इलेक्ट्रॉन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब का जो एवरेज वेलोसिटी है वो सारे एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के, लेकिन उन सब का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी से सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट कर रहा होगा। तो अब हमें क्या करना होगा, इन सब का, इन जो भी एवरेज वेलोसिटीज है सबका एवरेज पता करना होगा। तो चलिए वो एवरेज पता कर लेते हैं। तो अब यहां से आगे हम कहेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज वेलोसिटीज। सो यहां पर हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं v एवरेज 1 प्लस v एवरेज 2। इस तरह से जितने भी एवरेज वेलोसिटीज है अप टू v एवरेज n सबको जोड़े और इसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर ले। देखिए यहाँ हम n कंसीडर कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर n से इसे डिवाइड कर दे। तो ये बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब सारे वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए पहला इसके लिए देखें आप ये पुट करेंगे, इसके लिए देखें आप ये पुट करेंगे, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ऐसे ही सारे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ईज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है थोड़ा सा इसे बदल के लिखते हैं। v1 के जगह अगर हम इस टर्म को लिखते हैं और फाइनली जाके a तो सबके लिए बराबर है ना, तो फाइनली जाके a का वैल्यू वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इस हिसाब से एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो v एवरेज होगा 1, v एवरेज 1 जो होगा इसे हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये है u1 प्लस v1 के जगह ये वाला टर्म अगर लिखते हैं तो ये हो गया u1 प्लस a टाउ 1 और ये डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ से हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा u1, देखिए 2 u1 जोड़े तो 2u1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये u1 बन गया प्लस a टाउ 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से आपको जो nth इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा un प्लस a इंटू टाउ n
डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या बनने वाला है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसके जगह पे आप ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, u1 प्लस a τ1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस u2 प्लस a τ2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस तरह से सारे टर्म्स को जोड़ते जाएं, फाइनली un प्लस a τn डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय n। तो इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, पूरा जो सीरीज है इसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक पार्ट में ये u वाला टर्म को एक साथ रखेंगे, तो जैसे ही हम वैसा करते हैं तो ये बन जाएगा u1 प्लस u2 प्लस इस तरह से जोड़ते जाएं अप टू un डिवाइडेड बाय n। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पर ये जो सम होगा ये ज़ीरो होगा, ये वेक्टर सम है, ये ज़ीरो होगा, हमने पहले ही बात कर लिया इस पे। ये सारे जो है ये रैंडम वेलोसिटीज है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, जो कि इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे वहाँ पर एप्लीकेबल है। प्लस यहाँ से देखिए अब ये जो सारे टर्म्स हैं ये एक साथ जुड़ेंगे। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए a τ1 प्लस ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला, इसे यहाँ के डिनोमिनेटर में भेज देंगे, दैट मीन यहाँ पर 2n कर देंगे इसे। सो a τ1 प्लस a τ2 इस तरह से हम जोड़ते हुए चलेंगे कहाँ तक, a τn तक। सो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने बात किया ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये जो सम होगा ये ज़ीरो होगा, तो ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये ज़ीरो बन जाएगा। सो यहाँ से आगे हम कहेंगे ये होगा ज़ीरो प्लस यहाँ पर देखें a जो है सब में कॉमन है, तो a को यहाँ से बाहर निकाले और ये आगे वाला जो एक्सप्रेशन होगा कुछ ऐसा होगा, τ1 प्लस τ2 इस तरह से जितने भी रिलैक्सेशन टाइम्स है सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम्स उनको जोड़े डिवाइडेड बाय 2n। यहाँ पर इस 2 को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, 2 को यहाँ भेज देते हैं। सो ये बन गया इसका एक्सप्रेशन। यहाँ से देखिए ये क्या है, ये है पहला इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम प्लस दूसरे का रिलैक्सेशन टाइम, इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो ये जो टर्म है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, जो कि है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ मैं x लगा दूँ तो बेहतर समझ में आएगा। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आगे देखिए ये बन गया एक्सेलरेशन जो सब में कॉमन होगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब देखिए एक्सीलरेशन a का जो वैल्यू था यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, a के जगह हम लिखेंगे इसे। तो जैसे ही हम इसे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ a के जगह हम कहेंगे a जो कि बराबर है नेगेटिव e कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। ये तो हो गया a इंटू ये जो 2 है ये वाला 2 इसे यहाँ लिखें हाफ इंटू ये टाउ। तो इसे अब अगर हम सजा के लिखते हैं तो हमें मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव e कैपिटल E डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो ये मिल गया हमें फाइनल एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस हद तक सही है ये आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आगे जब हम करंट के लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिर आगे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो वो जो इक्वेशंस है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, वो जो मतलब आपको बताएगा वो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। आप समझ पाएंगे कि किन किन टर्म्स पे, किन किन फैक्टर्स पे वो सारी चीज़ें जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया या करंट, वो सारा डिपेंड करता है। तो ये बेनिफिट है इस एक्सप्रेशन का।